डेमोक्रेसी में दो तीन चीजें साथ साथ चलती हैं। एक तो लोकतंत्र का बहुत ही जो लेमैन लैंग्वेज में हम लोकतंत्र समझते हैं वो यही है कि जनता का जनता की आवाज या जी। जनता की प्रतिनिधि जब किसी भी सेटअप को गवर्न करने गवर्नेंस बेसिकली ऑटोक्रेसी थियोक्रेसी जो हम इतिहास में जब हम पढ़ते थे कॉलेज में की हम्म। तो डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के साथ दो तीन चीजें साथ साथ चलती हैं। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर और एक होता है फेडरलिज्म संघवाद और सेपरेशन ऑफ पावर। अगेन मैं इसमें बात बोलूंगा कि अ, हिंदी उतनी अच्छी हमारी नहीं है तो हाँ। हर टर्म को हम हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी गलती है और कहीं ना कहीं हमारे उस एजुकेशन सिस्टम की गलती है जिसमें खास करके जो उत्तर भारतीय लोग हैं हमारे जैसे आप जैसे जो हिंदी मातृभाषा तो है हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं 10वीं के बाद आते आते हिंदी छूट जाती है। तो उस वजह से मतलब कि हम उसको अपनी भाषा को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और इंग्लिश का कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव दिखता है या किसी और भाषा का प्रभाव दिखता है। वो कहीं ना कहीं आजकल के कहते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे जो हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठीक भी है बट अपनी भाषा को कुछ इस तरीके से संभालना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं होता। तो उसके हम्म। लिए खैर माफी ही मांग सकते हैं और तो क्या ही करें क्योंकि हम जिस नहीं, समय वो पे तो बड़े देखिए, हुए वो हैं तो हमारे। हाँ, वो तो एक कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, कलेक्टिव जो कहते हैं ना। अब हम्म, ये भी इंग्लिश में ही बोलना, सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो अब हम यहाँ तो इंग्लिश और हिंदी जस्टिफाई करने के लिए तो बैठे नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे नहीं लैंग्वेज नहीं एक ही ऑब्जेक्टिव होता है बहुत कि सारे जो लोग बात कही जा रही है बहुत वो सारे सामने वालों लोग को समझ आ जाए। हाँ। आइडिया तो एज अ टीचर हम हमारा यही हमेशा होता है लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको होता है कि अरे आप सेंसिटिव हमारी हो लैंग्वेज जाते में हैं। बात नहीं कर रहे हम उसकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ। लोगों को समझना चाहिए भाषा का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने जो हाँ। विचार हैं वो प्रकट कर सकें और सामने वाला समझ पाए। समझ पाए। जी। सिंपल। ये तो तो है। डेमोक्रेसी के साथ दो चीजें चलती हैं। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर हम्म। और एक होता है फेडरलिज्म। तो पूरी दुनिया में मोटे मोटे अगर आप सिस्टम्स देखें जो डेमोक्रेसी के दो अलग अलग तरीके के अलग तरीके से जो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। एक हम्म। हम यूएसए का एग्जांपल लेके चलते हैं एक ब्रिटेन का एग्जांपल लेके चलते हैं। हम्म। तो हमारा जो पूरा का पूरा सेटअप है वो हम्म। जाहिर सी बात है यूनाइटेड किंगडम यानी कि अंग्रेजों का इंग्लैंड इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। अगेन उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है क्योंकि हम उस सिस्टम के साथ फैमिलियर थे। हमारे ज्यादातर जो फाउंडिंग मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के या उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ज्यादातर लोगों ने इंग्लैंड में पढ़ाई करी थी या उस सिस्टम को उन्होंने जाना था। तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम हमने लिया है बट उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए। तो जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम्म। संसदीय कार्य प्रणाली। अब एक इस चीज मैं पार्लियामेंट्री इसमें फॉर्म ऐड ऑफ करना चाहूंगा, जैसे बच्चों को काफी मैं भी बताता हूँ कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड देखते हैं तो अक्सर सवाल उठता है कि भाई हम 73 से लेकर के और फिर बाकी चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सब पढ़ना, उस चीजों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक पैन इंडिया लेवल पे एक सिस्टमेटिक तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन में रहने की जो हैबिट है, वो शायद उसके बाद एक एक करके वन बाय वन जैसे जैसे एक्ट और जैसे जैसे रेगुलेशंस लागू हुए तो उन सभी चीजों में हमारी हैबिट बन गई। तो फिर जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो मुझे लगता है कि उसको एकदम से चेंज करके और सारी चीजें नई लेकर के आने में उस समय के का जो लिटरेसी लेवल था और उस समय का जो सोसाइटी था उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता। तो इसलिए शायद उन सिस्टम्स को हमने कंटिन्यू रखा कि चलो ये कंटिन्यू रहेगा कुछ, और उसी नहीं फॉर्म को एक हमने बात शायद कंटिन्यू रखा हमने। नहीं आपकी बात सही है। हम्म। हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारा ज्यादातर जो कोर है सरकार का या जो हमारे पूरा स्ट्रक्चर है स्टेट का जिसको हम बोलते हैं वो जी। कहीं ना कहीं ब्रिटेन से लिया गया है। हम्म। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया है। हमने बहुत करेक्ट। सारे दुनिया के जितने भी संविधान उस समय पे थे इस्टेब्लिश चीजें थी हमने उन सबको पढ़ के उसमें से जो जो चीजें हमें लगी कि हमारे हाँ। सिस्टम में होनी चाहिए उनको हाँ। हमने लिया और फिर उनको मॉडिफाई भी किया। जी। सिंपली आपको बहुत कम रेयरली ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप कह सकते हैं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट है। मेरे हम्म। हिसाब से तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। बट हम्म। बहुत सारे और हम तो खैर अभी बहुत छोटे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमेंट्री करने में।
बट जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता, बट बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे सीनियर है वो शायद ये कह सकते हैं। हम्म, तो हुआ ये है कि हमने सिस्टम्स लिए हैं और उनको मॉडिफाई किया है। हम्म, अब बहुत ही सिंपल सी चीज इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ब्रिटेन में भी दो हाउस होते हैं, हमारे यहाँ पे भी दो हाउस होते हैं। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, हमारे यहाँ हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। वो हम्म, बात एक ही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ब्रिटेन में जो सरकार बनती है वो हाउस ऑफ कॉमन से बनती है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का उस सरकार में कोई रोल नहीं होता। हम्म, यानी कि उनके अपर हाउस का गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आपके जो मंत्री आते हैं वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटेन में नहीं आ सकते। तो ऐसी बहुत सारी बिट्स एंड पीसेस हैं जो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। हम्म, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मोटे मोटे दो तरीके के सिस्टम्स हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, या आज भी हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो दो तरीके के सिस्टम्स हम देखते हैं मोटे तौर पे। एक अमेरिका का सिस्टम है जिसमें प्रेसिडेंट होता है, और एक ये ब्रिटेन का सिस्टम है जहाँ पे पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है। बहुत सारे लोगों को इसमें का हमेशा कंफ्यूजन रहती है हम्म, कि अमेरिका में तो राष्ट्रपति है, हमारे यहाँ पे भी राष्ट्रपति है, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है। तो अगर हम्म, आपसे पूछा जाए कि अथॉरिटी के लेवल पे अगर पूछा जाए तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री के समकक्ष रखते हैं हम्म, अथॉरिटी के लेवल पे। हाँ, लेकिन जब आप गवर्नेंस के स्टेटस के लेवल पे आप जाएंगे तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने भारत के राष्ट्रपति को रखेंगे। दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म, तो उसमें फर्क ये है कि अमेरिका का जो पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो जिसका काम है वो करेगा। एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं होगा, या एक आदमी सारे काम नहीं करेगा। हम्म, कहीं ना कहीं राजशाही और लोकशाही में यही फर्क होता है। जो मोनार्की होती है या डेमोक्रेसी होती है, या जो पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे, और आज की जो सरकार है, उसमें मेन फर्क यही है कि राजा सारे काम करता था। हम्म, वो डिफेंस मिनिस्टर भी है, हम्म, वो डिफेंस भी देख रहा है, वो फाइनेंस भी देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। हम्म, वही कोर्ट भी है, वही जज भी है, वही पुलिस भी है, वही सब कुछ है। सब कुछ। तो वो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी की तरफ चला जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आवाज बिखर जाती है। हम्म, तो डेमोक्रेसी जब आई और डेमोक्रेसी के बारे में जब लिखा पढ़ा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे, मॉन्टेस्क्यू से लगाकर और बड़े बड़े जो जीन जैक्स रूसो, ये जितने बड़े बड़े कानूनवेद या फिलोसोफर्स हुए, कांटे हुआ या बहुत सारे लोग, तो एक चीज निकल के आई कि भाई अगर आपको सिस्टम को हम्म, इम्पार्शियल बनाना है, सिस्टम को ईमानदार बनाना है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि एक ही बंदे के पास सारी पावर ना हो। हम्म, एक ही बंदे के पास सारी पावर ना हो। सारी पावर में। हाँ, क्योंकि अगर एक बंदे के पास सारी पावर है हम्म, तो उसके अथॉरिटेरियन होने के या उसके डिक्टेटर होने के हम्म, चांसेस बढ़ ज्यादा जाते हैं। बढ़ जाती है। अब मैं भूल गया डिक्टेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर? तानाशाह। तानाशाह, हाँ। हाँ, तो तानाशाही तानाशाह। जिससे हम लड़ते चले आ रहे थे, हम्म, चाहे वो राजा महाराजा रहे या अंग्रेज रहे, तो वो हम्म, ना हो। हम्म, तो दुनिया में जब लोकतंत्र की शुरुआत होती है तो एक चीज जो आई वो थी सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक। तो हुआ ये, अब इसको अगर मैं फटाफट अगर हाँ, प्रिंसिपल बता दूं तो तीन हम्म, चीजें हैं इसमें। एक होता है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, हम्म, एक होता है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और एक होता है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। जुडिशरी। हाँ। तो सरकार, स्टेट, राज्य, गवर्नमेंट के लेवल पे ये तीन काम है बेसिकली। एक, कानून बनाना हम्म, यानी कि लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर लेजिस्लेट करना। हम्म, दूसरा, उस कानून को इम्प्लीमेंट करना यानी कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूटिव। हम्म, ठीक है। और दूसरा काम है, तीसरा काम है जब वो कानून लागू किया गया तो हम्म, उस कानून को की हम्म, व्याख्या करना, उस कानून ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसमें कोई कोई उस कानून को तोड़ रहा है या उसमें किसी के जनहित मतलब जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो उसको बेसिकली कानून की व्याख्या करके ये बताना कि ये सही है या गलत। हम्म, जो काम हम्म, हमारे कोर्ट्स करते हैं। ठीक। पहले ये सारे काम राजा करता था। हम्म,
राजा ही बताता था कि जी आज से आपको इतना टैक्स देना है। राजा ही बताता था कि ये टैक्स इस दिन से लागू होगा, और राजा ही बताता था कि तुमने चोरी की कि नहीं। तो सारे काम वो खुद कर रहा है। तो जब डेमोक्रेसी आई तो ये सिस्टम बनाए गए। तो हमारे यहाँ फिर इसीलिए, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं, तो संसद हमारा कानून बनाता है, पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं। हाँ सरकार का काम है उस कानून को लागू करना। हाँ और विधायी, और उसके बाद जब जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट से लगाकर और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनका काम ये है कि उस कानून का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। या कानून सही है कि नहीं है ये भी चेक करना शायद। कानून सही है कि नहीं है, पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ। किसी की जन हानि हुई है, किसी की मान हानि हुई है, किसी के अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसका प्रोटेक्शन करना हम्म, और गुनहगार को सजा देना, ये काम जुडिशरी का है, हम्म, एज पर दी लॉ। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अमेरिका में है और जो हमारे यहाँ है, उसमें एक ही फर्क है। वो हम्म, फर्क ये है कि उनका राष्ट्रपति और उसके नीचे आने वाली सरकार, हाँ अमेरिका में भी गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट और उसका जो सेक्रेटरीज होते हैं। हमारे हाँ यहाँ उनको मिनिस्टर्स बोलते हैं, अमेरिका में उनको सेक्रेटरी बोलते हैं। जैसे हाँ हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सॉरी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है, उनके यहाँ होम सेक्रेटरी होता है। हाँ। या हमारे यहाँ फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर होता है, उनके यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी होता है। ठीक। मतलब मिनिस्टर को बस। उन्होंने सेक्रेटरी का पोस्ट दिया हुआ है, मतलब नाम दिया हुआ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हाँ। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो है मिनिस्टर ही। वो हम्म, राष्ट्रपति के अंदर आता है। तो राष्ट्रपति और उसकी काउंसिल, हम्म, अमेरिका में ये जो सेटअप है, और उनका जो पार्लियामेंट है, यूएस कांग्रेस जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स है और सेनेट है, हम्म, इन दोनों का आपस में रिलेशन जो है वो हम्म, बहुत ही लिमिटेड है। ओके। ठीक है। लिमिटेड इन द सेंस, उनकी सरकार और उनका राष्ट्रपति पार्लियामेंट से लिंक्ड नहीं होता। ठीक। यानी कि वो मतलब। पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते, वो पार्लियामेंट के बाहर होते हैं। ऑल्दो वो काम पार्लियामेंट के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते। अब ये अभी आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, अब इसको मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। हमारे यहाँ ये जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में हमारे संसद में मेंबर्स आ गए। हाँ। अब हमारे यहाँ सरकार बनेगी। अब ये हम्म, सरकार क्या है? जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और उसकी काउंसिल होती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी राष्ट्रपति है और उसकी काउंसिल होगी। हम्म, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी काउंसिल खुद चुनता है। हम्म, और वो काउंसिल वो किसी को भी बना सकता है। ठीक। वो किसी को भी काउंसिल का मेंबर बना सकता है। और वो काउंसिल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को जवाबदेह होती है। हम्म, ठीक है। ठीक। अनटिल अनलेस उनको कोई कानून पास नहीं कराना है, तब तक वो पार्लियामेंट के इंडिपेंडेंट काम करते हैं। पार्लियामेंट अपना विधायिका का काम देखता है, गवर्नमेंट अपना एग्जीक्यूशन का काम देखती है। दोनों के बीच में एक एक समन्वय होता है। वो इंटरफेयर नहीं करते या एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो कि मान लीजिए राष्ट्रपति को निकालना है या बजट पास कराना है, वो अलग चीज है। हम्म, इंडिया में क्या होता है? हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है, हमारे हम्म, यहाँ तो पहली बात तो संसदीय कार्यप्रणाली है। संसद के कार्यप्रणाली का मतलब है राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो जो हम्म, डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहाँ दिया गया है, उसमें तीन चीजें हैं। ठीक। उसमें प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा हाँ। आती है, राज्यसभा आती है। ये ओके। तीन लोगों को मिल के बनता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या ओके, हाँ। यूनियन ऑफ इंडिया। कई बार ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और उसमें ऑप्शंस तो होते हैं पार्लियामेंट में तरीके से। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर हम बात कर रहे थे, उसके तीन अंग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। करेक्ट। अमेरिका में ये तीनों अंग इंडिपेंडेंट होते हैं। हम्म, हमारे यहाँ पे दो, इसमें से दो, हम्म, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये साथ में रखे गए हैं। ठीक ठीक। इन दोनों को मिला के बनता है हमारा पार्लियामेंट। और अगर आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में सवाल ये आएगा कि पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव विंग विंग में कौन कौन आता है, तो आप बोलेंगे लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव विंग पार्लियामेंट का जो है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। ठीक। तो अब ये होता कैसे है? प्रेसिडेंट जो है वो आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म, प्रेसिडेंट इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री। वो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। जैसे अमेरिका में होता है हेड ऑफ द स्टेट। आप लेकिन हमारा कंटिन्यू प्रेसिडेंट आप जो है, कंटिन्यू रखिए, मैं 1 मिनट के लिए ना वीडियो थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ। ठीक। हमारा जो प्रेसिडेंट है, हम्म, वो जब काम करता है तो उसको काउंसिल की जरूरत पड़ती है।
तो सबसे बड़ा फर्क जो यूनाइटेड स्टेट्स के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में है वो ये है कि हमारी जो सरकार बनती है वो सरकार संसद से बनती है। ठीक। यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपना काउंसिल नहीं इलेक्ट करता या चूज नहीं करता, वो काउंसिल उसको संसद की तरफ से मिलती है। और सब दूसरी सबसे बड़ी चीज, जो राष्ट्रपति भी बनता है वो राष्ट्रपति भी संसद के चुने हुए जो सदस्य हैं वो मिलके उसको चुनते हैं। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हों, लोकसभा के मेंबर्स हों, या पूरे देश में जितनी विधानसभाएं हैं उनके मेंबर्स हों, ये सब लोग मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये एक फर्क है। ठीक है। तो जब आपकी संसद में, आप जैसे इस बार हमने देखा कि प्रेसिडेंट, सॉरी, लोकसभा के इलेक्शन हो गए। तो लोकसभा के इलेक्शन होने के बाद सबसे बड़ा ये होता है कि मेजोरिटी, क्योंकि लोकसभा की जो मेजोरिटी होती है वो अपना लीडर चुनती है, और राष्ट्रपति ठीक। उस लीडर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है हम्म। कि वो हमारा प्रधानमंत्री है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। उसका रीजन ये है कि इंडिया में सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू फ्लो करती है, ओके। लेकिन उस वो प्रेसिडेंट बिना अपने प्रधानमंत्री की एड एंड एडवाइस के काम नहीं करता, और वो प्रधानमंत्री अपनी काउंसिल के साथ होता है। तो एक सेटअप है, जटिल नहीं कहूंगा इसको, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप ऐसे समझ लो कि इंडिया में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्टेड नहीं होते। हम्म। मतलब वो ऑफिशियल पोस्ट जो है वो अपॉइंटेड पोस्ट होती है, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, वो लेजिस्लेटिव पोस्ट नहीं है। ओके। मतलब उनका चुनाव, आप प्रधानमंत्री को वोट नहीं दे रहे हैं, आप अपने हम सिर्फ लोकसभा मेंबर्स को। रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम्म, वो मिल करके और सरकार चलाते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव मिलके अपना एक लीडर चुनेंगे, जो हाँ। लीडर बाद में प्रधानमंत्री बनेगा। ओके। और बाई ठीक है। कन्वेंशन ये है कि जो लीडर होता है वो उस ग्रुप का हिस्सा होता है जो जिसके जिसके ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम्म। इसको हम पार्टी कह सकते डेमोक्रेसी। हैं। हाँ, वो पार्टी भी हो सकती है, गठबंधन भी हो सकता है। पार्टी हाँ। का मतलब हो गया कि एक ग्रुप हो पर्टिकुलर गया एक। ग्रुप, हम्म। गठबंधन का मतलब दो चार ग्रुप मिलके। हम्म। एक कहने बड़ा का ग्रुप मतलब ये, होना चाहिए। एक बड़ा ग्रुप हो गया, हम्म। उसमें कई सारे लोग आ गए। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप संसद में जाते हैं हम्म। तो सारे सांसदों का स्टेटस बराबर होता है। ठीक। विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंच यानी कि जो सरकार है, हम्म। उसमें फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि जो पार्टी या जो गठबंधन मेजोरिटी में है, यानी कि 543 सीट्स में से, या तो आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप मेजोरिटी खुद ले आइए 272, जैसे इससे पहले वाले टर्म में जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, हाँ। उसके खुद के नंबर थे, हम्म। वो शायद 300 के ऊपर थे, तो वो खुद से सरकार बना सकते थे। तो उन्होंने अपना लीडर चुन लिया, क्योंकि जो सामने यानी कि ऑपोजिशन कह सकते हो, जो उनके साथ तालमेल नहीं बैठता या वो अलग सोचते हैं, तो हाँ। वो उन्होंने बोला कि जी लीडर हमारा ये है और लीडर हमारे ये होंगे। तो देन मिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर। कोalition में क्या होता है कि जब मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे पास 100 सीटें हैं, आपके पास 100 लोग हैं, मेरे मतलब हमारी पार्टी से 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी पार्टी से 150 पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, किसी थर्ड पार्टी से 40-50 मेंबर्स हैं, और तीनों लोग आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हम साथ रहेंगे। हम्म। कहने का मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट एक ऑफिशियली ये होता ये है कि लोकसभा में जिसको सबसे ज्यादा मेंबर सपोर्ट कर देंगे वो लीडर बन जाएगा, जो लीडर बनेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम्म। कहने का मतलब ये है। तो ये होता है। तो जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तब उसके बाद ये देखा जाता है कि लोकसभा में 543 मेंबर्स में से मेजॉरिटी मेंबर्स किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। ठीक। जो उन 543, कायदे से तो प्रधानमंत्री पूरी लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कायदे से प्रधानमंत्री पूरे संसद को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली होता यह है कि प्रधानमंत्री वही बंदा बनता है जिसको लोकसभा चाहती है कि हम इसको अपना लीडर देखते हैं। ठीक। इसीलिए लोकसभा का टर्म और प्रधानमंत्री का टर्म आपस में रिलेटेड नहीं होता।
जी। आंसर इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर ये हाँ है कि मतलब। मान लीजिए अभी मोदी जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको ओथ दिलाई गई, उनको राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किया है। और फिर से मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, अपॉइंट होता है पीएम, पीएम का इलेक्शन नहीं होता, ये हाँ बच्चों को ये याद रखने की अपॉइंट चीज होता है। है। करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, और फिर और वो कोई उसके भी बाद हो बाकी सकता है। मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं। बाकी सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं। चुने तो तो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। चुने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता। हम्म। वो आम बोलचाल की भाषा में या उसको प्रेजेंट करने के तौर पे जनरली हम लोकसभा को इस तरीके से देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव बेसिकली इसलिए हो रहा है ताकि हम अपना प्रधानमंत्री बना सकें, क्योंकि सरकार चलानी। हम्म। लेकिन अगर आप ऑफिशियली देखेंगे तो लोकसभा का इलेक्शन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स है, ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स है, यानी कि हमने अपना लोकसभा का मेंबर चुन के भेजा, इट इज अ हम्म। डायरेक्ट पॉलिटिक्स। हम्म। देन ये इनडायरेक्टली अपना लीडर एक हमारे बिहाफ पे ये 543 मेंबर्स अपना एक लीडर इलेक्ट करेंगे। उस लीडर को बाद में राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। ठीक। इसीलिए बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कहने का मतलब ये है कि आज आपने प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया एज अ राष्ट्रपति, मैं अगर प्रेसिडेंट हूं और मान लीजिए मैं आपको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहा हूं, क्योंकि आपको लोकसभा, बेसिकली आप मेरे पास आए हैं एक सपोर्ट लेटर लेके कि मैं प्रधानमंत्री, मुझे अपॉइंट कीजिए क्योंकि मेरे पास लोकसभा की मेजोरिटी है। हम्म। तो इस नंबर के बेसिस पे मैंने आपको अपॉइंट कर दिया। और ठीक लेकिन यही कल फिर को अगर यही लोग, चीज फिर फ्लोर टेस्ट में उनको साबित भी करना होता हाँ है। ये फ्लोर जब टेस्ट जो। पे उनको साबित करनी पड़ेगी, वोट होगा। हाँ। जब आपकी नई संसद आ जाएगी तो एक फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, फ्लोर टेस्ट में ये पता किया जाएगा कि एक्चुअली में जो ये सपोर्ट है कि नहीं है। हम्म। अब ये जो मेजोरिटी है ये परमानेंट नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये लोगों को समझनी है कि प्राइम मिनिस्टर आप तभी तक बने रहते हैं जब तक आपके पास लोकसभा की मेजोरिटी है। हम्म। कल को लोकसभा के मेजोरिटी, मान लीजिए आज मोदी जी के साथ है, कल वो मेजोरिटी जो है लोकसभा की मेजोरिटी ये कह दे कि हम अब आपको अपना लीडर नहीं मानते, और हम अब इस पर्टिकुलर पर्सन बी को अपना लीडर मानते हैं, तो हम्म। देन योर प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, ही कैन नॉट स्टे इन द ऑफिस। बट उसके लिए तो पहले टेस्ट या फिर वोटिंग होगी ना, उसके बाद साबित तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ कह देने से तो नहीं, होगा नहीं। वो वोटिंग होगी, लेकिन उसकी वोटिंग के लिए सरकार परमिशन नहीं देगी, वो लोकसभा खुद से कर सकती है। अच्छा। ठीक है ना, अगर लोकसभा के कुछ मिनिमम मेंबर्स जाके स्पीकर को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फ्लोर टेस्ट उनको कराना पड़ेगा। हम्म। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज प्राइम मिनिस्टर बिकॉज एज लॉन्ग एज ही इज एंजॉइंग दी मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। ठीक। करेक्ट। तो हम कहने के लिए बोलते हैं कि लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है तो प्राइम मिनिस्टर का भी टर्म 5 साल का होता है, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का मैक्सिमम टर्म 5 साल का होता है, हम्म। क्योंकि वो टर्म उसके लोकसभा के सेशन के साथ जुड़ा हुआ है। लोकसभा का सेशन खत्म, प्राइम मिनिस्टर खत्म। हाँ या फिर लेकिन वो पहले भी, मेजोरिटी का जो ट्रस्ट है वो खत्म तो प्राइम मिनिस्टर का सेशन खत्म। हाँ तो वो हटाया जा सकता है। तो जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तो लोकसभा में फिर हम्म। एक तरीके से एक अभी उसमें फिर देखा जाता है कि मेजोरिटी किसकी है। वो मेजोरिटी अपना लीडर बताती है, राष्ट्रपति उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, हम्म। तब उसके बाद सरकारी तौर पे जितना भी काम होता है हमारे देश में, वो हम्म। सब होता राष्ट्रपति के नाम पे है, बट वो डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर की होती है। क्योंकि वो राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है सारे काम करने के लिए एक तरीके काउंट से। करने के लिए, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट शैल ऑलवेज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हम्म। यानी कि राष्ट्रपति वही काम करेगा वो जो काम करने के लिए उसका उसकी मंत्रिमंडल बोल रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो हम बोलते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म। प्राइम मिनिस्टर पावरफुल तब इसलिए है क्योंकि उसके पास संसद की मेजोरिटी है। तो हम्म। एक्चुअली में हमारे देश में जो काम हो रहा है वो काम संसद आपका पार्लियामेंट करवा रहा है प्रेसिडेंट से, थ्रू प्राइम मिनिस्टर। ठीक। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके संसद की कलेक्टिव अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको टेक्निकल नहीं है ये, बट
बहुत सारे भारी भरकम शब्द जब हम यूज करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमको पार्लियामेंट्री सेटअप बोलते हैं। हमारे संविधान में संसद के पास पावर है कि वो कानून बनाएगा, और संसद अपनी चुनी हुई सरकार के थ्रू वो कानून लागू करवाता है। हम्म, ठीक है। संसद सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर्स हम्म, पार्लियामेंट को दिए गए हैं। तो ठीक पार्लियामेंट ये भी ना सोचे कि हम कुछ भी कर सकते नहीं, उनको वो वही कर सकते हैं जो उनको संविधान में बोला गया। है। तो अब एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर अब अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को बताएगा कि इतने लोगों को मैं अपना मिनिस्टर बनवाना चाहता हूं। धन्यवाद। ठीक। ठीक है। वो सारे मिनिस्टर्स की लिस्ट, उन सारे बंदों की लिस्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी। राष्ट्रपति उनको एक एक करके मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। एक बार वो अपॉइंट हो गए, अब उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री ने बोले हैं अपॉइंट करवाने के लिए वो अपॉइंट हो गए। अब उनको रैंक, यानी कि उनका स्टेटस, और वो क्या डिपार्टमेंट संभालेंगे, ये भी राष्ट्रपति सॉरी ये भी प्रधानमंत्री बताता है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री टीम का कैप्टन है। वो हम्म, बताएगा, वो पहले वो क्या वो ऐसा कैप्टन है जो पहले बताएगा कि मेरी टीम में कौन कौन है। हम्म, तो क्रिकेट बोर्ड जो है उन सारे मेंबर्स को बोलेगा जी आप आज का मैच खेलोगे। और फिर उसके बाद यही कैप्टन बताएगा कि कौन किस ऑर्डर पे बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा। ठीक। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के बाद उनको उनका पोर्टफोलियो देता है, यानी कि डिपार्टमेंट एलोकेट करता है, और साथ साथ उनका रैंक भी देता है। मिनिस्टर्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, मेरा यही एक सवाल होता है था आने मिनिस्टर वाला ऑफ था। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट अफेयर्स। हाँ, क्या देश के डिफरेंस है जितने भी, तीनों में? देखिए कैबिनेट वर्ड तो किचन कैबिनेट से आया है। कहने का मतलब ये है कि घर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो किचन कैबिनेट पे जितने भी सीनियर मेंबर होते हैं घर के, वो बैठ के ले लेते हैं, घर के मुखिया की प्रेजेंस में। तो हम्म, यहाँ मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री, और हम्म, बाकी सीनियर मेंबर्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब हो गया सबसे सीनियर मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री की टीम के। जैसे क्रिकेट टीम में सबसे सीनियर मेंबर्स, तो अगर रोहित शर्मा कप्तान है, हम्म, क्रिकेट के एनोलॉजी ज्यादा समझ में आती है लोगों को, हम्म, तो रोहित शर्मा कप्तान है, उसको टीम का कोई डिसीजन लेना है तो टीम के सीनियर मेंबर्स को बुलाएगा। हम्म, टीम का वाइस कैप्टन, बॉलिंग का सबसे सीनियर मेंबर, बैटिंग का तो विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, या और जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको बुला के टीम डिसीजन लेगी। हम्म, तो कैबिनेट रैंक उन मिनिस्टर्स को मिलती है जो मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, यानी कि सरकार के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। जैसे होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, हाईवे मिनिस्टर हो गया। हम्म, ये सब कैबिनेट रैंक आती है, यानी कि ये देश के बड़े बड़े विभागों के मुखिया बनेंगे जो हम्म, प्रधानमंत्री की देखरेख में उन विभागों को चलाएंगे। ठीक। ठीक है। हम्म, इसके बाद दूसरी रैंक आती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री। हम्म, राज्य मंत्री दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके नाम के आगे सिर्फ एमओएस लिखा होता है, इंडिपेंडेंट वाला पार्ट नहीं लिखा होता, वो मिनिस्टर्स वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को उसकी मिनिस्ट्री को चलाने में असिस्ट करते हैं। असिस्टेंट मिनिस्टर जैसे, एक तरीके से। हाँ असिस्टेंट मिनिस्टर आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी होम मिनिस्टर शायद अमित शाह जी को बनाया गया, जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। तो अमित, अब बच्चों के लिए सवाल होगा कि आप जाके देखिए ऑनलाइन कि अमित शाह जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनके पास भारत सरकार का पूरा गृह विभाग है। हम्म, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, आईबी, ये वो दुनिया भर की चीजें। वो अकेला बंदा है, कैसे हम्म, चलाएगा? तो उसको कम से कम दो या तीन हम्म, राज्य मंत्री मिलेंगे हम्म, जिनका डेजिग्नेशन होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, गृह राज्य मंत्री। हम्म, अमित शाह जी तो गृह मंत्री हैं, हम्म, गृह राज्य राज्य मंत्री। में। उनका काम क्या है? अमित शाह जी की लीडरशिप में गृह मंत्रालय को चलाना, अच्छा। संसद के डायरेक्टिव्स के हिसाब से। सब कुछ ये पार्लियामेंट के अंडर ही आ रहा है, किया हम्म, जा रहा है। ठीक है। तीसरा ठीक। कैटेगरी जो मिनिस्टर्स का होता है वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट अफेयर्स। मतलब ये वो एमओएस हैं जिनका स्टेटस कैबिनेट का नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे सीनियर मिनिस्टर्स नहीं है, हम्म, लेकिन ये
कुछ उन चुनिंदा छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं जो कैबिनेट पोर्टफोलियो के इतर हैं। ओके। यानी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स जो डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन या इनका हिस्सा नहीं है, अलग से बनाए गए हैं छोटे छोटे, जैसे लघु उद्योग हो गया, एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई हो गया, या आयुष मंत्रालय हो गया, इस तरीके के। तो ये होते तो इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका रैंक जो है वो कैबिनेट से नीचे होता है। हम्म, ठीक है, इसमें एक लिमिटेशन ये है कि लोकसभा की टोटल मेंबरशिप के 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। अच्छा ये ओके। राइडर लगा दिया गया है हाँ, ताकि 15 से अगेन ज्यादा नहीं हो सकते। अगेन कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, तो हमने सबको लालच दे दिया कि आ जाओ हमारे साथ, हम तुमको मंत्री बना देंगे, तो पता चला हाँ 543 लोगों की संसद में 400 मिनिस्टर घूम रहे हाँ, हैं। सब मिनिस्टर तो मिलेंगे इसको, तो। हाँ, तो 15% का राइडर है, तो वो चेंज होता रहता है। इस बार शायद 72 मिनिस्टर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 71, ये चेक, अप्रोक्सीमेटली हाँ, 71 जो है ये मिनिस्टर्स हैं। चेक करना पड़ेगा। तो हम्म, अगेन, और इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमेशा देखिएगा, कोalition की गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स ज्यादा होते हैं, और जो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है उसमें मिनिस्टर कम लोकल होते या हैं। ये कह लीजिए सपोर्टिव पार्टीज के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश की हाँ, जाती है। या ये कह लीजिए तो कि ये ज्यादा तीन रिप्रेजेंटेशन होता है कोलिशन में, कह तो सकते तीन हैं। तरीके के ये मंत्री हो गए। हम्म। अब इसमें एक और चीज खास बात है, जब आप न्यूज में पढ़ते हैं कि कैबिनेट ने फैसला लिया है, हम्म। तो जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं। ओके। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे उसका एमओएस बैठेगा। ठीक। ठीक है। हम्म। लेकिन जब मंत्रिमंडल यानी कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, तो तो सारे उसमें बैठेंगे, सारे के सारे आएंगे। मतलब इंडिपेंडेंट भी, स्टेट भी और मेन भी। सब। तो जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, हम्म। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट भी आते हैं, एमओएस भी आते हैं, एमओएस इंडिपेंडेंट भी आते हैं। लेकिन जब हम कैबिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पीएम के सबसे सीनियर कलीग्स आते हैं, जिनके को कैबिनेट रैंक मिला हुआ है। ये कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक। और ये कैबिनेट वर्ड बेसिकली वो किचन कैबिनेट से आया है, कि किचन में जो घर के इंपॉर्टेंट मसले हैं, उनको जब पुराने जमाने में जब बात होती थी, तो किचन में सब लोग बैठ के आपस में बात कर लेते थे, घर के सारे बड़े मिलके। तो वो आज कॉन्सेप्ट वैसा आज है। भी फंक्शन में मतलब किचन में सिर्फ घर के इम्पोर्टेंट लोगों को ही हाँ, मतलब मतलब जैसे मान अलाउ लीजिए रहता बाहर है। बाहर कुछ फंक्शन वंक्शन चल रहा है, तो किचन में कुछ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा काम है, लोग तो ही किचन आते में हैं। सारे लोग इकट्ठे हो गए, कि फादर आ गए, मदर आ गई, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, चाचा ताई, ये सब आके बैठ के उन्होंने बात कर ली और बाहर जाके बता दिया। हाँ। तो ये मिनिस्टर्स बनते हैं। ये जब बन गए, अब हम्म, सरकार चलेगी। ठीक हम्म, है। सरकार कैसे चलेगी? सरकार को कोई अगर कानून पास करना है, तो संसद के पास जाएगी, संसद से कानून पास कराएगी, कानून को लागू करेगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो जुडिशरी के पास जाएगा मामला। हम्म। जुडिशरी बताएगी कि भाई आपने ये जो काम किया है, ये संविधान के हिसाब से है या नहीं है, और अगर ये कानून है तो कानून लागू करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जुडिशरी लाइक बताएगी। बिहार में अभी जो रिजर्वेशन को 65% तक लेकर के गए थे, उसको जुडिशरी ने डिक्लाइन कर दिया है। हाँ, जुडिशरी ने डिक्लाइन कर दिया, कि जुडिशरी का मानना ये है कि भाई आपने ये जो कानून बनाया है, या जो आप ये पॉलिसी लेके आए हैं, हाँ, ये ये फिफ्टी संविधान के हिसाब परसेंट से नहीं है। कैप से इंक्रीज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आप पॉलिटिशियंस के मुंह से ये सुनते होंगे, जी हम तो संसद है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हम्म, नहीं है, ये गलत धारणा है। हम्म। कुछ भी नहीं कर सकते आप। संसद सर्वोपरि नहीं है, हम्म। संविधान सर्वोपरि है। सर्वोपरि। संसद सर्वोपरि ब्रिटेन में है, क्योंकि उनके यहाँ लिखा हुआ संविधान नहीं है। एक चीज रह गई हमारे डिस्कशन में। अच्छा हाँ। दो तरीके के संविधान होते हैं, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल सा इतना है, आपने एक हम्म, सिस्टम बनाया, डॉक्यूमेंट किया और रख दिया सामने कि भैया ये फॉलो करना हाँ। ठीक। है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपने एक सभा बना दी और सभा को ये पावर दे दिया कि हम्म, सभा अपने हिसाब से कानून बनाती चली जाएगी, और जो जो कानून बनाया जाएगा वो संविधान की शक्ल लेता चला जाएगा। ठीक। तो ब्रिटेन में जो उनकी लोकसभा है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी है और लोकसभा भी है। अच्छा। यानी कि उनका पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी है और पार्लियामेंट भी है, यानी कि वो पार्लियामेंट। रोजमर्रा के कानून भी बनाता है और साथ साथ संविधान गढ़ता चला जाता है, क्योंकि उनके पास कोई सेट सिस्टम नहीं है।
सब सिस्टम। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, उसको ये टास्क दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसमेंटल कर दिया गया, अब हम्म। ये संविधान है, सब लोग मानेंगे। तो हमारे सबके पावर संविधान से निकल रहे हैं। तो कोई अगर अपने आप को समझता है कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो गलत धारणा है, वो पब्लिक परसेप्शन खराब करने की बात है। ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो ये तो रहा हमारा बढ़िया, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा इलेक्शन के ऊपर। और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सिटीजन के ऊपर बात करें, सिटीजनशिप के ऊपर। क्योंकि सिटीजनशिप भी एग्जाम में लेकर के एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट रहता है। और पब्लिक डोमेन में मुझे लगता है पिछले कुछ सालों से सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है काफी डिस्कशन में रहा है। तो इसके ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों को कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेकर के क्या बात कही गई है, और सिटीजनशिप की शुरुआत वगैरह कैसे होती है, मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी तरीके से जो है वो चीज़ों को ठीक समझ, है सर, है इसको ना। करते हैं अगली इसको हम बार। अगले में आज के लिए रखेंगे। इतना ही रखते हैं फिर। हाँ, थैंक और यू सो किसी मच। को कोई सवाल है या कोई ओपिनियन रखना है तो वो कमेंट में आराम से रख सकता है, क्योंकि, है ना, ये चीज है। हम्म। चलिए, तो बहुत चलिए बहुत मिलते हैं धन्यवाद फिर सर। अगली ठीक बार। है। हाँ, फिर मिलते हैं थैंक यू। इसको। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।